तो नमस्कार दोस्तों, मैं त्रिभुवन चौहान हूं और लोकार्पण पर आप सब लोगों का एक बार फिर से स्वागत। एक बड़ी बहस या यूं कहें एक जिम्मेदारी जो लोकार्पण को लगी आप तक पहुंचाने की। बात क्या है उस पर भी हम चर्चा करेंगे और क्यों ये बातें आज जरूरी भी हैं कहनी, उसके बारे में हम सब लोगों को ज्ञात भी होना चाहिए। दोस्तों, कल 4 तारीख है। 4 तारीख दिसंबर के महीने में आपने बड़े बड़े होर्डिंग्स भी देखे जहां पर कि मोदी जी का स्वागत किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये उत्तराखंड का तीसरा दौरा है। पहले वो एम्स में आए थे जब उन्होंने ऑक्सीजन प्लांट का उद्घाटन किया। उसके बाद वो केदारनाथ पहुंचे थे, वहां पर भी उन्होंने कुछ शिलान्यास किए थे। अब ये एक बिल्कुल राजनीतिक रैली है जिसके लिए वो आ रहे हैं। अखबारों के माध्यम से और तमाम कार्यकर्ताओं की जानकारी के हिसाब से अगर हम माने तो 1 से सवा लाख लोगों को एकत्रित करने की प्लानिंग है। जो देहरादून, जो हमारी अस्थाई राजधानी में कहूँगा, वहाँ पर ये समायोजन होना है। अब ये समायोजन कितना सच्चा होता है, कितनी इसमें भीड़ आती है, कितने लोग इससे अफेक्टेड होते हैं, उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। लेकिन कल जो एक मीटिंग हुई, आपातकालीन बैठक, जो कि मुख्यमंत्री धामी ने अपने कार्यालय में बुलाई है। आपातकालीन इस बैठक में कुछ निर्णय लिए गए क्योंकि जो नया वेरिएंट आया है उससे खतरा थोड़ा सा बढ़ा हुआ है। अभी हमने पीछे भी देखा जब रामनाथ कोविंद यहाँ पर आए थे, तब जब पुलिस बल का कोरोना टेस्ट करवाया गया था, 2 वैक्सीन लगने के बाद भी काफ़ी लोग तब भी कोविड पॉजिटिव पाए गए। कल फिर से एक बड़ा जो समूह में, एक बड़ी समूह में पुलिसकर्मियों की जब कोविड टेस्ट कराई गई तो उसमें भी 50 और जवान हमारे वो कोविड पॉजिटिव पाए गए। तो यानी कि कहीं ना कहीं कोविड का संक्रमण जो है वो फैलना शुरू हुआ है या हो रहा है, या फिर क्योंकि मौसम बदल रहा है, सर्दी है, हल्की जुकाम भी है। अब यहाँ पर 2 चीज़ें हैं, ये किस तरह से कोविड को रिलेट कर रहा है या फिर अब आने वाला संक्रमण किस तरह से चीज़ों को खराब करेगा। उत्तराखंड में साफ साफ बोल दिया गया है कि जो धरने प्रदर्शन होंगे उन पर रोक लगाई जाएगी, उनको सीधे सीधे बंद करवा दिया जाएगा। हम आपसे सहमत हैं। स्कूल कॉलेजेस को भी ऑनलाइन मोड में डालने की तैयारियां शुरू हो गई हैं। जो हफ्ते में 6 दिन विद्यालय चलता था, अब वो केवल 3 दिन चलेगा, उस पर भी बात होनी शुरू हो गई है। दरअसल अब जो मेरा समीकरण कहता है कि कल जो होने वाले जो चुनावी रैली है, अगर उसमें 1.25 लाख लोग ना भी आए, अगर उसमें 50,000 भी आए या 25,000 भी आए या 20,000 भी आए, क्या उनके RT-PCR होंगे? और RT-PCR अगर होना होता तो अब तक हो चुका होता, जो भी लोग आने वाले हैं। यानी कि जो लोग पहुंचेंगे उनके RT-PCR अगर हुए भी तो वो कल होंगे, जिसकी रिपोर्ट 2 दिन बाद आएगी। यानी कि तब तक अगर कुछ विस्फोट होना हुआ तो वो हो चुका होगा, अगर क्षति कुछ होनी होगी तो वो हो चुकी होगी। तो क्या ये चुनावी रैली बहुत महत्वपूर्ण है? दूसरा, ये रैली इतनी जल्दी क्यों की जा रही है? बात करूं मैं आपको तो फरवरी या मार्च में चुनाव होने हैं उत्तराखंड में। अभी दिसंबर शुरू हुआ है। हाँ, दिसंबर 20-22 के बाद सुनने में आ रहा है कि आचार संहिता लग जाएगी। क्या ऐसा तो नहीं कि 4 तारीख जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देहरादून में संबोधित करते हैं उत्तराखंड की जनता को, उसके तुरंत बाद या यूं कहें हफ्ते भर के बाद में यहाँ लॉकडाउन जैसी स्थिति हो सकती है? और अगर ऐसा हुआ तो उसका कारण भी स्पष्ट होगा कि क्यों जो नई पार्टियां हैं या जो अन्य दल हैं उनको तैयारियों का मौका ही ना मिले। बंगाल चुनाव आप सब लोगों ने देखा, हमने बहुत करीब से उसको देखा था। हमने देखा था कि पूरे देश में लॉकडाउन लग चुका था, लेकिन बंगाल में लॉकडाउन नहीं लगाया गया। क्यों? क्योंकि वहां पर भारतीय जनता पार्टी को पूर्णतः विश्वास था कि उनकी जीत होगी। अनफॉर्चुनेटली ऐसा हुआ नहीं, लेकिन
कोविड-19 के सभी बातों को मद्देनजर ना रखते हुए ये सारी कार्रवाई की गई। तो ये जो मोदी जी का कल का दौरा है उत्तराखंड का, ये क्या केवल चुनावी मकसद से हो रहा है? ये केवल इसलिए जल्दी हो रहा है ताकि और दलों को मौका न दिया जाए? ये केवल इसलिए हो रहा है ताकि जितने भी धरना प्रदर्शन कर रहे हैं लोग उत्तराखंड में, हम सबको ज्ञात है उत्तराखंड की एक बड़ी पीढ़ी अभी सड़कों पर है, चाहे हमारे युवा हो, माताएं हो, बहनें हो, सभी लोग आज सड़कों पर हैं अपनी मांगों को लेकर। मैं ये भी कहूँगा, हाँ, कईयों की मांग बहुत जायज़ हैं। कई लोग बस इसे एक चुनावी सहगमी की तरह भी देख रहे हैं कि बस अब चुनाव होने वाले हैं और जल्द से जल्द हमारी मांगें शायद चुनावी भेड़ चाल में पूरी हो जाएं। तो अब जब ये सारी चुनावी गतिविधियां चलेंगी, उस दौर में ये नया वेरिएंट आना और उसके बाद तमाम जितने भी ये धरना प्रदर्शन वाले लोग हैं इनको हटा देना, ये एक शॉट तो है। अब इस कितना सफल हो पाता है ये आने वाला वक्त बताएगा। आप देखिएगा अभी 2022 की चुनाव के मद्देनजर, चाहे केंद्र में हो चाहे राज्य में हो, दोनों जगह हमारे पास भाजपा की सरकार है। सरकार के कुछ फैसले जो उन्होंने अभी लिए थे और फिर उन्हें बदलना पड़ा क्योंकि उन्हें पता था इससे उनके चुनावी समीकरण पर फर्क पड़ रहा है। अब ये देखना होगा कि किस तरह ये वेरिएंट के आने के बाद चीजें बदलती हैं, क्योंकि एक तरफ हमने देखा जैसे कि पिछले जो ये बड़े बड़े कानून या यूं कहें कुछ बदलाव सरकार ने किए हैं, जैसे कि हम बात करते हैं 3 कानून जो कि किसानों के हित के लिए बताए गए थे, वो बनाए गए और उसके बाद उन्हें हटा दिया गया क्योंकि कहीं ना कहीं समझ आ रहा था कि उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब में होने वाले चुनावों में, हिमाचल में इसका फर्क पड़ने वाला है, तो उसको इसलिए हटा दिया गया। देवास्थानम बोर्ड जो कि पूर्व मुख्यमंत्री उत्तराखंड त्रिवेंद्र रावत द्वारा लगाया गया था, उसको भी हटा दिया गया। उसमें यूं कहें अभी पूरी तरह से पिक्चर क्लियर तो नहीं है, लेकिन एक आंशिक चीज बता दी गई है कि हाँ, देवास्थानम बोर्ड हटेगा। पर क्या जो मंदिर समिति पहले होती थी, बद्री केदार मंदिर समिति, बीकेटीसी, क्या वो वापस लागू की जाएगी? सबका जवाब तो अभी सरकार ने नहीं दिया है, लेकिन कल की जो रैली है इस पर हमारी नज़र जरूर बनी रहेगी, क्योंकि ये काफ़ी बड़ी एक रैली मानी जा रही है और इस रैली का औचित्य केवल 2022 के विधानसभा चुनाव को लेकर है। अब ऐसे में अगर विस्फोट होता है, जो कि अभी कहना बहुत जल्द होगा, लेकिन अगर कल कुछ भी अलग इसमें होता है तो वो कितनी बड़ी बात होगी, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? क्या उत्तराखंड लॉकडाउन की तरफ बढ़ रहा है? क्या देश लॉकडाउन की तरफ बढ़ रहा है? जितने पुलिसकर्मी वहां पर मौजूद होंगे उनके तो आपने आरटीपीसीआर करा दिए, उनकी तो आपने कोविड टेस्ट रिपोर्ट करा दी। जो कार्यकर्ता आएंगे, जो भीड़ आएगी, जो लोग आएंगे, उनकी आरटीपीसीआर क्यों नहीं हुए? कई प्रश्न हैं जो मेरे ही नहीं तमाम हमारे दर्शकों के दिलों में भी हैं। कितना इन सब पे काम होता है, क्या कुछ होता है, ये तो कल पता चलेगा। लेकिन अगर ये चुनावी रैली है जिसमें कुछ नुकसान अगर होता है तो इसके जिम्मेदारी कौन लेगा? उत्तराखंड आज 22 साल का हो चुका है। एक युवा उत्तराखंड हमारा आज भी भू कानून के लिए रो रहा है। आज भी बहुत सारी चीजें हैं, चाहे वो हम सड़क व्यवस्थाओं के बारे में बात करें, हम स्वास्थ्य व्यवस्थाओं के बारे में बात करें, शिक्षा पर बात करें, रोजगार पर बात करें, पलायन पर बात करें, वो सब चीजें तो अभी तक पूरी नहीं हुई हैं। अब आने वाले सालों में क्या कुछ होगा? क्या अब की बार हमारी जनता थोड़ा सा जागरूक होगी और अपने प्रत्याशियों को अच्छे से चुनेगी? इन सब पर भी हमारी नजर बनी रहेगी। जुड़े रहिएगा लोकार्पण के साथ। कल की रैली का विश्लेषण था, ये आपको समझाने की कोशिश थी कि कल क्या कुछ होने वाला है, क्या हम कुछ खोने वाले हैं या हमें कुछ मिलने वाला है। कितनी जरूरी है ये चुनावी रैली, जब एक तरफ आपको पता है कि वेरिएंट आ चुका है। कितना जरूरी है इतने सारे लोगों को एक जगह इकट्ठा करना। इन सब पर हमारी नजर बनी रहेगी। जुड़े रहिएगा लोकार्पण के साथ। और अगर आपको वीडियो पसंद आया है
हमारी बातें पसंद आई हैं इसको शेयर अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद, नमस्कार।